नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहां सरकार कोई भी नीति लेकर के आए, कोई कानून लेकर के आए, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, पथराव शुरू कर देंगे, दंगा भड़का देंगे और यात्रियों को भी परेशान करेंगे। जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसका भी वो विनाश करेंगे, रेलवे को आग लगा देंगे, प्लेटफॉर्म्स को तोड़ फोड़ करेंगे, आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करेंगे, आम जनता की भी पिटाई करेंगे, उनकी भी कार को तोड़ना शुरू कर देंगे, ताकि विपक्षी पार्टियां ये डिमांड कर सके कि सरकार जो कानून बना रही है उसको वापस ले ले। क्या है इलाज इसका? क्या ऐसे ही होता रहेगा जिस तरीके से सीए में हुआ, जिस हिसाब से किसान आंदोलन में हुआ, किसान कानून को लेकर के हुआ? क्या अग्निपथ कानून इसी विपक्ष की हिंसक राजनीति के नाम पे सैक्रिफाइस हो जाएगा? तो ये इसके क्या क्या बिंदु हैं और इसका क्या परमानेंट इलाज है, इसी को जानने समझने के लिए हमने एक बार फिर से स्टूडियो में आमंत्रित किया है मेजर जनरल एसपी सिन्हा को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बड़ा बवाल मच गया, इससे बढ़िया है तो सरकार बंद कर दे, नहीं दे नौकरी। जो लोग पथराव कर रहे हैं अपना पड़े रहे हैं, सरकार के सामने तो बहुत ही स्पष्ट चीज़ है। टैक्स पेयर के पैसे की ऐसे इस तरह से बर्बादी की जाएगी, इससे अच्छा होता कि ये इस तरह की स्कीम को नहीं लाया जाता। एकदम देखो, ऐसा है जो इस पूरे विषय पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक पार्टीज का षड्यंत्र, दंगा, आर्मी की बैटल एफिशिएंसी और इनके खाली 4 साल टेन्योर से बैटल एफिशिएंसी पे प्रभाव, और कैंडिडेट्स जो यूथ है, ये इतने बिंदु हैं। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। राइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे षड्यंत्र, मैं देख रहा हूँ कि 2014 से जैसे जैसे मोदी जी की छवि बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान का स्टेचर बढ़ता जा रहा है, हम अब पूरे विश्व के देशों को आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं। यूरोप को मिस्टर जयशंकर ने एकदम खुले शब्दों में उत्तर दे दिया। चीन की नाक में दम कर रखे, इनके नाक में दम दे, पाकिस्तान को तो तबाही कर दिया, तबाही है। तो लोग चिढ़ रहे हैं, मिर्ची लग रही है कि हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग क्यों हो रहा है। जो हिंदुस्तान को ताजमहल में होटल में हमने अटैक किया और कुछ नहीं किया, आज हिंदुस्तान इतना सशक्त हो रहा है। इसको रोको, इसको कमजोर करो, इसके नेशनल सेट्स को डिस्ट्रॉय करो, इसकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर करो ताकि ये वीट वगैरह एक्सपोर्ट करना बंद करे और उससे छवि न बढ़े। ये खेल है। अब हम आते हैं राजनीतिक षड्यंत्र पे। मैं देख रहा हूँ शाहीन बाग, मैं देख रहा हूँ सीए, मैं देख रहा हूँ सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो एक्चुअली बिचौलियों का आंदोलन था। ये तो ब्लैकमेलर्स थे। मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में पूरी हिंसा इलेक्शन के पहले, और मैं अब देख रहा हूँ अग्निपथ की हिंसा। ये क्या है? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। देश को तबाह करने के लिए, मोदी जी को छवि को बर्बाद करने के लिए, एफडीआई को रोकने के लिए, देश को अशांत दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि को डेड करने के लिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार्च के महीने में ही कुछ चिंतन शिविर हो रहा था राजस्थान में, तो राहुल गांधी ने उसी वक्त कह दिया था कि देश में आग लगने वाला है। ये ऑक्सफोर्ड गए, केरोसिन थ्योरी देकर के चले आए और धरना प्रदर्शन चालू है। और जो यूपी के अंदर जो लोग पकड़े जा रहे हैं हिंसा भड़काने में, आर्मी में भर्ती करने वाले एस्पिरेंट के नाम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कांग्रेसी नेता पकड़े जा रहे हैं। चुनाव जीतते नहीं हैं और दंगा भड़काने में ये सबसे आगे रहते हैं। लेकिन जो एक पॉइंट समझने की है, जिसको लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है, ये ठीक वैसी ही अफवाह है जैसे सीए में कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। किसान आंदोलन में कहा गया कि भाई प्राइवेट कंपनीज तुम्हारी ज़मीन को ले लेगा, हड़प लेगा, सारे किसान लोग आ गए। अब इस
4 साल के का जो टेन्योर और जो स्कीम है उसको लेकर के ये समझाया जा रहा है 3-4 चीज़ें। एक, परमानेंट नहीं है। दूसरा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी आर्मी की। तीसरा, कि ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ आर्मी हो रहा है। और चौथा, कि ये सेना को कमज़ोर करने की साजिश है। ये विपक्षी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं देख रहा हूं कि 2004 के बाद ये अमेरिका का सोरोस, ये सिख फॉर जस्टिस का पन्नू, ये ऐसे ऐसे लोग मैसिव फंडिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये सारे एनजीओ सब मैसिव फंडिंग। ये ऑक्सफोर्ड का, ये फोर्ड फाउंडेशन का जो एक दत्तक पुत्र है केजरीवाल, वो बवाल उस समय भी मचा था। केजरीवाल ने तो बनारस में 26 एनजीओ से खोला था और उससे पैसा, विदेश से पैसा था 26। मेरे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। खैर, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका सोल्यूशन क्या है। और जो मैं आज मनीष बोलने जा रहा हूँ, मेरी जो दवाई है ना, ये बहुत स्ट्रांग डोज है। लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे, लेकिन मैं सैनिक स्कूल तिलैया का प्रोडक्ट हूँ। मैं बहुत ब्लंट शब्दों में भारत माता की सेवा करने की मैं कसम खाई थी जब मैं 10 साल का बच्चा था। तो वो टाई भी आप स्कूल की पहने हैं? ये स्कूल का सैनिक स्कूल तिलैया का टाई है, 1963-64 का टाई है। तो और ये टाई पहनता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है और बड़ी खुशी होती है। खैर, अब बिंदु पे आते हैं। सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन एक ही है कि सहनशीलता को यदि कमजोरी के रूप में देखा जाए तो ये राष्ट्र के लिए बहुत भयंकर दृश्य है। मैं रिपीट करता हूं, यदि सहनशीलता, मोदी जी की सहनशीलता को यदि कमजोरी देखा जा रहा है तो लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? जैसे मोसैड का किलर स्क्वाड है, हम लोग का एक गोपनीय किलर स्क्वाड होना चाहिए। चाहे वो पन्नू हो एसएफजे का, चाहे वो सोरोस हो, चाहे जो भी विदेश में हमारे षड्यंत्र रच रहा हो भारत माता के ऊपर, उनको 72 हुड के पास भेज देना चाहिए किलर स्क्वाड का इस्तेमाल करके। इसमें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, देश को बलिदान देनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जस्ट पिक देम अप, 72 हुड के पास भेजो। ये तो सोल्यूशन है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का। अब आते हैं हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक षड्यंत्र पे। तो ये देखो, बिहार में 200 करोड़ का रेलवे का लॉस लगा है, कौन भरपाई करेगा? नीतीश कुमार करेंगे। मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर, एक्चुअली तुमने मेरे मुंह से वाक्य छीन लिया। लॉ एंड ऑर्डर, मैं बुलेट फॉर्म में चलूंगा। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब है, जैसे आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है, एक यूनिट का हर एक एस्पेक्ट का अकाउंटेबिलिटी किसका है? कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर का। यदि वीडी केसेस बढ़ते हैं तो कमांडिंग ऑफिसर प्रमोशन नहीं मिलता। सही बात है। अरे तो गांव में जाके वीडी कांटेक्ट किया, लेकिन कहा जाता है कि तुम्हारा कमांड कंट्रोल ढीला है, वो जाके उधर क्यों ऐसा किया? तुम इनएफिशिएंट हो, ही सुपरसीडेड। सही बात है। तो इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस राज्य का मुख्यमंत्री ही मस्ट बी अकाउंटेबल है। तो यदि मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये 200 करोड़ का लॉस, एक स्टेट, मैं बिहार का हूं तो बिहार का एग्जाम्पल लेता हूं। 200 करोड़ का लॉस लगा, ये 200 करोड़ की भरपाई कौन करेगा? पहला ऑप्शन, ये जो बच्चे सो कॉल्ड यूथ ट्रेन जलाए हैं, उनसे जो भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो लेना है भरपाई करवाओ। 1 लाख से तो 200 करोड़ की भरपाई होगी नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्री को सब पता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है राज्य में और क्या होने वाला है। हाँ, पत्ता हिलता है, उसके पास गोपनीय रिपोर्ट रहती है। मैं इशारों में बात करूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं है कि डायरेक्ट असॉल्ट करूं। नीतीश कुमार जी को क्या पता नहीं था कि कौन सा पार्टी का आशीर्वाद है इस पे दंगों पे, और कौन पैसे बांट रहा है उन दंगाइयों को के बीच, और कौन कौन से लीडर हैं, लोकल स्थानीय लीडर हैं, तो उनको पता है। तो एक ही लाइन बोलूंगा,
नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी है कि रेलवेज को 200 करोड़ रुपया दें। उस पॉलिटिकल पार्टी के जो आका हैं उनसे लें, यदि वो फेल करते हैं तो जेडीयू से पैसा भरपाई करें, और यदि वो 200 करोड़ का भरपाई नहीं कर सकते तो अकाउंटेबिलिटी फेलियर है, और इनको सख्त किया जाना ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकली बैन किया जाए, बैन दे, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। एक बार आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करके देखो, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई दंगा पॉलिटिकल पार्टी कर दे। जितना भाई भरपाई करो भाई, बच्चों से लो, उनके पेरेंट्स से लो, जिसने भड़काया उससे लो, या तो अपने पार्टी फंड से दो, या तो पॉलिटिकल बैन फेस करो, फिनिश्ड। ये करके दिखा दो भाई। और मैं चुनौती देता हूं कि यदि स्थिति में सुधार नहीं आओ तो मैं माफी मांगने के लिए देश से तैयार हूं। करके दिखाइए, ये कर दीजिए आप। दूसरी बात है कि मैं देख रहा हूं कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा है, चाहे शाहीन बाग हो, सीए हो, बिचौलिया रैली हो, सोकोट किसान रैली, 26 जनवरी को लाल किला पे तिरंगा का अपमान, अभी अग्निपथ। यदि ये सब हिंसा रोकनी है तो मेरा एक सुझाव है सरकार से, राइट टू प्रोटेस्ट सिविलियन स्ट्रीट में बंद करो। आपके पास लोकसभा है, आपके पास राज्यसभा है, आपके पास असेंबलीज है, आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और उसके अलावा भी आपके पास वो चिन्हित जगह हैं हर शहर में जहां आपको प्रोटेस्ट करने दिया जाता है, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रही है जंतर मंतर में। मनीष, नहीं, मैं 2 कदम आगे चल रहा हूं। पंगा वहां से शुरू होता है। इन लोगों ने तो वचन दिया था 26 जनवरी को कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ रूल फॉलो करेंगे। क्या हुआ? रूल फॉलो हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, होगा नहीं। और यहाँ सरकार फेल भी कर गई। वो जो आदमी उस पोल पे खड़ा था वो जिंदा नीचे नहीं उतरना था, छलनी कर देनी थी उसको। इसका मतलब है सरकार कहे इतना पैसा हम लोग खर्च करते हैं इलेक्शन में, हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधि या तो एमएलसी है, एमएलए है, या लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, हर एक जगह। हाँ। आप अपने प्रतिनिधित्व को अपनी दुखड़ा रोइए, उसको ये चारों फोरम में आप उठाइए। राइट टू प्रोटेस्ट इन सिविल एरिया इज बैंड करके दिखाइए आप, हंगामा होगा। यदि प्रोटेस्ट पे हंगामा होता है तो ये जिहादीज हैं या आतंकी हैं, आतंकी का यही के इंजाम है, ओपन फायर। जब स्टोन पेल्टर्स इजराइल में बहुत तंग करने लग गए तो प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने मोसाद को बुलाया, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। मोसाद बोला विल डू इट 7 days, मुझे फुल फ्रीडम दो। बोला गिवन। क्या हुआ? 7 दिन में ठंडा कर दिया सब कुछ। फिर वही प्रोटेस्टर, वही पत्थरबाजी, 100 से 150 से ज्यादा आदमी मारे गए फायरिंग में। आज तक पत्थरबाजी नहीं हुई इजराइल में। आज 25-30 साल होने जा रहे हैं, पत्थरबाजी हुई नहीं। सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। जिस पेरेंट्स को पता चलेगा कि मेरा बेटा गया दंगा में, वो लौट के नहीं आएगा, जाने नहीं देगा। ओपन फायर, और जो ओपन फायर करेगा पुलिस या जो भी, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए लीगल। यही सोल्यूशन है। तीसरा, अब हम आते हैं, ये तो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का मैंने सोल्यूशन दिया। अब आते हैं हम दंगाई पे। जो सो कॉल्ड यूथ, ये अग्निपथ प्रोग्राम बना है 17 से 21 साल के बच्चों के लिए। तो सब बुड्ढे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नजर। अरे भाई 25 साल 27 साल गमछा ओढ़ के बिहार में गमछा ऐसे रखते हैं, सब आए हुए हैं। तो ये तो कैंडिडेट है ही नहीं। तुम जब अफेक्टेड पार्टी नहीं हो तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इन लोगों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना जाना चाहिए बस। तो देयरफॉर दंगाई को या जो भी उसमें यूथ हो, सो कॉल्ड यूथ को भी हिंदुस्तान में संदेश देने की जरूरत है। पहला,
ये जो यूथ बिहार में और सब जगह कर रहे हैं, सरकार घोषणा करे, इनके लिए आर्म फोर्सेस में कोई जगह नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई जगह नहीं है, सीएपीएफ में कोई जगह नहीं है, सरकारी नौकरी में कोई जगह नहीं है। भाई यार मैं तो इतना तैयारी करके आया हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब में इनके लिए कोई जगह नहीं है ही नहीं जगह। हम जिहादी नहीं चाहते हैं। यदि ये सिविल गवर्नमेंट जॉब में भी आए और एक जॉइंट सेक्रेटरी को जाके माँ बहन बोल दें, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। नो गवर्नमेंट जॉब, नो ट्रेन ट्रैवल, जो लोग ट्रेन चलाए ट्रेन ट्रैवल बंद, नो सब्सिडी, नो स्कॉलरशिप, नो पासपोर्ट कैंसल्ड, राशन कार्ड रिकवर्ड, नो वोटिंग राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोटिंग राइट छीनो, नो स्कॉलरशिप, ये करके दिखा दो। फिर मैं चुनौती देता हूं, कोई दंगाई आ तो जाए, नौजवान आ जाए पत्थर चलाने के लिए। आप करोड़ों दे दोगे पॉलिटिकल पार्टी तो भी नहीं आएंगे। एक और चीज, ये जितने षड्यंत्र हो रहे हैं, हाँ तुम भी जानते हो मनीष और मैं भी जानता हूं कि बिहार में किसका हाथ है। जो षड्यंत्र के आका हैं, जो अपने घर में पर्दे के पीछे से भारत मां को तबाह कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल सबके पास है। ये तमाम ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विदेशी फंडिंग से चलाते हैं, एनजीओ के नाम पे विदेश से पैसा आता है इनके पास। जस्ट पिक देम अप, घर से उठा लो, अंडमान एंड निकोबार ले जाओ। वहाँ बहुत आइलैंड में कलकत्ता से एवरी 3 महीना जाता था टेम्परेरी। मैंने बहुत आइलैंड देखे, बहुत खाली जगह है, वहाँ जाके उनको डाल दो। 2 पॉलिटिकल पार्टी के आका को पिकअप कर लो, फिर मैं देखना चाहता हूँ इस देश में दंगा कैसे होता है। तीसरा कौन जाना चाहता है? हाँ, तीसरा कौन जाना चाहता है। 2 इसलिए बोल रहा हूँ, एक बेचारा अकेला होगा, 2 रहेगा तो कंपनी रहेगी, गपशप करेगा, फिर एक दूसरे को कंधे पे रोएंगे, गलती हो गई, सरकार माफ कर दो, करके दिखाइए आप। अब हम आते हैं, ये देश को लोगों ने बंधुआ मजदूर बना दिया है। देखो मनीष, कोई भी फैसला हो, 100% फैसला परफेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है भाई 4 साल के बाद वो क्या करेगा, फिर वो आर्मी के जो वॉर प्रिपरेडनेस है वो जो है वो उससे कमज़ोर होगा। आता हूँ धीरे धीरे आता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब इस विषय पे, अब अग्निपथ पे आते हैं। पहले तो षड्यंत्र पे आए और सोल्यूशन अग्निपथ पे आते हैं। अग्निपथ के 2 ही बिंदु हैं, आर्मी और यूथ, एम्प्लॉयर और कैंडिडेट, 2 ही बिंदु हैं। अब आर्मी का कुछ लोग जिसको ज्ञान नहीं है, बड़े अंग्रेजी बोल रहे हैं कि बैटल एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मी हो गया। आर्मी की बैटल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये किसकी जिम्मेदारी है? चीफ ऑफ आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ को आप सिखाइएगा कि बैटल एफिशिएंसी कैसे इंश्योर करना है। क्या मैं 38 साल सेवा करके रिटायर किया तो आर्मी चीफ मतलब मिनिमम वो 42 साल उसका सर्विस होगा, मिनिमम 42 साल में उसको सेना को सुरक्षित करना, सेना का हित नजर नहीं आएगा। और ये लोग जिनको ख ग नहीं पता है सेना का, ये बैटल एफिशिएंसी पे टिप्पणी करेंगे। जो जिसकी, क्या मैं डॉक्टर, मैं तो फौज, मुझे डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, क्या मैं डॉक्टर को एडवाइस दूंगा कि ऑपरेशन कैसे करो? बिल्कुल नहीं। यदि मेरा एडवाइस मान गया तो पेशेंट तो पक्का मरेगा। और यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अधकचड़े ज्ञान वाले, सड़क छाप के किस्म के लोग आर्मी चीफ की ड्यूटी जो है क्या होनी चाहिए वो समझा रहे हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ इसी के परिप्रेक्ष्य में। ये बोल रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि ऑप एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस इन द बैटल फील्ड, फॉरवर्ड एरियाज, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी है। उसका काम उस पर छोड़ दो। या तो बोलो कि वो नालायक है, उस पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलो। तुम पॉलिटिकल पार्टी का हो ना, बोलो ही बात, मेरे को विश्वास नहीं आर्मी चीफ में कि ही कैन डिलीवर। हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, हिम्मत तो नहीं है तो जिसकी बंदरिया उसको नचाने दो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के, मैं टीवी चैनल पे डिफरेंट आता हूँ, इनफैक्ट आज भी 2 चैनल पे जा रहा हूँ, ये बोलते हैं क्या गारंटी है। तो मैं इनसे एक बात इशारों में बोलूँगा,
एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा लेकिन हिंट दूंगा, क्या गारंटी आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको गारंटी दे दो कि एमएलए का टिकट मिलेगा, एमपी का टिकट मिलेगा, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, गारंटी दो। अरे जिस पार्टी ने अपने पत्नी को राज्यसभा की गारंटी नहीं दे पाया, वो देश के नौजवानों की गारंटी की बात कर रहा है। झोला लेके लोग आए, झोला लेके लग जाएंगे। अब बाकी जो बॉस आका है वो मलाई खाएंगे और खा रहे हैं। किसकी बात की गारंटी? गारंटी चाहिए सबको, एक बार में सब कुछ का गारंटी चाहिए। कौन इस देश में गारंटी देता है? सैनिक स्कूल मुझे गारंटी दिया गया था कि तेरा एनडीए में हो जाएगा। जब मेहनत करना पड़ा, सेकंड लेफ्टिनेंट बने तो गारंटी था कि जनरल बनोगे? कुछ नहीं। मेरिट, मेहनत, तपस्या, तप करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। बताइए, उस सड़कों पे आपने यूथ को भेज दिया है भगदड़ मचाने के लिए। सोते हुए सिंह के मुंह में मृग नहीं प्रवेश करती है, नहीं प्रवेश करते। सिंह को दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये किस गारंटी की बात कर रहे हैं? अब हम आते हैं कैंडिडेट पे। देखो, कोई भी प्रपोजल हो, ये मान लो एक ग्लास है, आधा भरा हुआ है, देखने का दो नजरिया है, हाफ एम्प्टी है, हाफ भरा हुआ है। जो सकारात्मक सोच वाले हैं बोलते हैं भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है। जो नकारात्मक बोलते हैं आधा खाली है। देखने का नजरिया है। अब सीधे मैं कैंडिडेट पे आता हूँ। पहले एक चीज बताओ कि ये जो यूथ है 25 साल में एट एन एवरेज सब बच्चे सेटल कर जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो नौजवान है 17 से 17.5 से 21 साल, इनका क्या अनुभव है? जीरो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10 से 12 में। कोई इनको 10,000 का नौकरी दे सकता है? बिल्कुल नहीं। सरकार इनको 30,000 का नौकरी दे रही है, उसमें से 28,000 ये घर भेज सकता है, क्योंकि खाली टूथपेस्ट छोड़ के, शेविंग की सेट छोड़ के बाकी इनको कुछ नहीं करना है। खाना फ्री, रहना फ्री, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री, मेडिकल फ्री, लीव, छुट्टी, पार्टी, वारंट फ्री। 28,000 पर मंथ घर भेजो। कौन सी संस्था है मेरे को बता दो मनीष, जहां आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि बच्चों के पास दो ऑप्शन है, और बहुत मेहनत करके मैं कंपाइल किया हूं लिस्ट। ऑप्शन नंबर 1, डोंट ज्वाइन। ये ऑप्शन है भाई, आपको चीजें पसंद नहीं आई मत लीजिए। हम लोग सैनिक स्कूल के हैं, बहुत लोग सैनिक स्कूल से एनडीए नहीं गए, आर्म फोर्स में नहीं आए। एक अपना स्कूल टाइप तुमको पता ही है। मैं नहीं गया। चीफ जस्टिस रिटायर किया, चीफ जस्टिस था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो लोग तो अलग अलग रास्ते में गए। किसी को आर्मी पसंद नहीं था, नहीं आया। हमें पसंद था, हम फुटबॉलर थे, हमको लगा आर्मी में फुटबॉल खेलेंगे, हम आ गए। तो ठीक है, डोंट ज्वाइन। क्या होगा? 10 से 12 साल के तुम 10वां क्लास 12वां क्लास बाहर निकलो, काबिलियत तो है नहीं, 3rd डिग्री कॉलेज में जाओगे। क्या होगा? जॉब मार्केट में आओगे। आज की तारीख में 80 लाख जॉब मार्केट में करीब है। 80 लाख, 80 लाख में से नॉर्मली 20 लाख ऑब्जर्व होते हैं। 60 लाख कहाँ जा रहे हैं? तो तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री नहीं है, हुनूर, स्किल नहीं है, फिर तुम्हें कौन नौकरी देगा? कोई नहीं देगा। फिर वही तुम पॉलिटिकल पार्टी का झोला ढो। वहां क्यों नहीं चिल्लाते हो गारंटी दो, गारंटी दो? कि 10 साल में हमको एमएलए बना दो, चिल्लाओ। 20 साल में एमपी बना दो, दंगा करो। वहां तो हिम्मत नहीं है। तो ये डोंट ज्वाइन। अब ज्वाइन के क्या फायदे हैं? 4 साल के बाद 23.5 लाख कॉर्पस मनी। छोटा अमाउंट तो नहीं है मनीष। इतने में तो आप बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, स्टार्टअप बन सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये तो एक ऑप्शन। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर सकते हो आर्मी के कॉस्ट पे। तुम तैयारी कर सकते हो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर ज्वाइन कर, सीडीएस के परीक्षा में बैठने के लिए। अर्न एंड लर्न व्हाइल यू आर लर्निंग। अर्न एंड ऑल्सो लर्न। ये कौन देता है फैसिलिटी तुमको? अब तुमको ऑप्शन है, मेरिट है, तो 100 में से 25 लोग तो परमानेंटली ऑब्जर्व होंगे। तो तुम यदि 75 ब्रैकेट में हो तो तुम एज इट इज यूजलेस हो।
तुम पहले भी यूजलेस थे, अभी भी ट्रेनिंग के बावजूद भी यूजलेस। आर्मी के पॉलिशिंग के बाद भी तुम वैसे ही के वैसे ही हो, उतना ही धूल जमा हुआ है। तो यू डोंट डिजर्व, यू डोंट डिजर्व। और एक और बात, 10% रिजर्वेशन, कल राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट कर दिया, 10% रिजर्वेशन PSU में, डिफेंस PSU में, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। 11 CM बोले हम पुलिस में ले लेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोल रही है हम ले लेंगे, बड़े बड़े टाटा वगैरह बोल रहे हैं हम ले लेंगे। जो जब तुम 75 वाले कैटेगरी में हो, यूजलेस वाले कैटेगरी में हो, तब तुमको ऑब्जर्व करके तैयार है लोग। यहाँ नहीं आते तो तुमको टाटा का ऑफर आता क्या? बिल्कुल नहीं आता। तो क्यों मरा है? क्योंकि मुझे अब दीवार का एक पिक्चर का डायलॉग आता है याद। उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है शशि कपूर को, मेरे पास फ्लैट है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो वो डायलॉग को मैं अब थोड़ा सा कोरिलेट करता हूँ। हाँ। जब बाहर जाओगे तुम 75% के कैटेगरी में हो तो लोग पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आर्मी का 4 साल का अनुभव है, मैं सोल्जर हूँ, मैं डेडिकेशन जानता हूँ, डिसिप्लिन जानता हूँ, कमिटमेंट जानता हूँ, लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन जानता हूँ, मैं एफिशिएंसी जानता हूँ, मैं टीम वर्क जानता हूँ, मैं टीम में एडजस्ट करने की क्षमता रखता हूँ। ये मेरा है। वेल डन, लो आजा, ले लेंगे तुम्हें, क्योंकि ये हुनर तो पहले था नहीं तुमको। तुम तो कच्चा मिट्टी थे, तुमको आर्मी ने, कुम्हार ने ऐसे बना दिया, सुंदर बर्तन बना दिया। वो बर्तन देखेगा चमकता हुआ, कोई पिकअप कर लेगा। ये मौका तुमको था पहले क्या? बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद जैसा मैंने कहा कि ये सब फैसिलिटी है, ये नहीं आओगे बच्चे तो क्या ये है? और जिस लोग के लिए तुम दंगा कर रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो फिर उनको यूज करके छोड़ दो। अरे तुम्हारे कंधे से वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और तुम बेवकूफ की तरह धोती पहन के, गमछा पहन के मैदान में कूद गए। ये तो अब मैं फिर कंपेयर करूंगा, ये तो जेलेंस्की टाइप हो गया। अमेरिका बोलता कूद जा बेटा, वो कूद गया, अब मरो। तो जेलेंस्की मत बनो भाई, डोंट बिकम जेलेंस्की। आपने तो इतनी सारी अच्छाई बता दी, लेकिन ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी अच्छाई पहले बता दिए होते, कम्युनिकेशन ठीक रखा होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। हालांकि मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी करेंगे, ये विपक्ष वाले हंगामा करेंगे ही, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन को लेकर के एक जो सवाल उठ रहे हैं वो कितना जायज़ है? अरे भाई मनीष, जो टर्म्स कंडीशंस है वो तो सरकार ने घोषणा कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में आ गया। कंसल्टेशन का क्या मतलब है कि आर्मी चीफ जाए विलेज पंचायत में, बच्चों मैं ये करना चाहता हूं, कर दूं? सेना से चलती है क्या? सेना से नहीं चलती है। मैं बताता हूं सेना का फंक्शनिंग का तरीका क्या, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। ये टीवी पे लोग बोलते नहीं है, मैं बोल रहा हूं। जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो कॉन्सेप्ट को थ्रो किया जाता है एनवायरनमेंट में, आर्मी एनवायरनमेंट में। कैसे? आर्मी हेडक्वार्टर्स टू कमांड, कमांड टू कोर, कोर टू डिवीजन, डिवीजन टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू यूनिट, जो कि कर्नल कमांड करता है। कर्नल अपने ऑफिसर से, कंपनी कमांडर से सुझाव लेके अपना ओपिनियन, रिकमेंडेशन के साथ अपवर्ड भेजता है। CO टू ब्रिगेड, यूनिट टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू डिव, डिव टू कोर, कोर टू कमांड, कमांड टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। वहाँ सब कोलेट होता है, सब एक समरी बनाई जाती है। उसको आर्मी, क्योंकि जनरल राजू ने क्या कहा, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ ने, कि 2 साल से हम चिंतन और मंथन कर रहे हैं। तो ये फीडबैक लिया जा रहा था। तो 2 साल से मतलब मिनिमम 3 से 4 बार ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि हर एक साल 2 बार होता है आर्मी कमांडर्स मीटिंग दिल्ली में। तो यदि 4 बार चिंतन हुआ आर्मी कमांडर के लेवल पे, हिंदुस्तान का एपेक्स कमांड स्ट्रक्चर, जब इतना हायर स्ट्रक्चर पे डिस्कशन होता है, और लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आर्मी कमांडर और चीफ के लेवल पे ये आर्मी कमांडर से मीट होता है, इट इज फ्री फॉर ऑल, कोई बंदिश नहीं है। लोग बेहिचक राष्ट्रहित में बात करते हैं और चीफ सुनते हैं, सुनते हैं। आर्मी कमांड, और ये 4 बार हुआ है, 4 बार हुआ कम से कम। तो आर्मी कमांडर राष्ट्रहित में बहुत ओपनली बोलते हैं और कोई चीफ बुरा नहीं मानता। यस जनरल, स्पीक, नो प्रॉब्लम, सुनते हैं, क्योंकि सब राष्ट्रहित का मामला है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान आर्मी में
90 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर जनरल 200, ब्रिगेडियर 500, कर्नल 3000, टोटल है 3790। लोग बोलते कमेटी का क्यों नहीं गठन किया? अब इससे बड़ी कमेटी कौन होगी? 3790 की कमेटी। सब फौजी, सबने अपना चिंतन किया, मंथन किया, सबने अपना रिकमेंडेशन दिया, एपेक्स लेवल पे फिर 4 बार 5 बार मंथन हुआ, तब सरकार को रिकमेंडेशन गया, तब सरकार ने सेना से चीफ से बात की, बोला ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनाउंस। और लोग बोलते हैं कि तो कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, पूछताछ नहीं हुई। नहीं, ये चाहते हैं कि हर स्कूल कॉलेज में जाकर के ये पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों से आप पूछें कि ये कानून हम लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आए, ट्रेन में आग तो नहीं लगाओगे? यही कंसल्टेशन का कल को ये बोलेंगे कि आर्मी चीफ आए और एक पार्टी के ऑफिस में आए कि मैं चाइना को ऐसे अटैक करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए। दिमाग खराब हो गया है क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे मसले पे एक तो किस तरीके से एक अच्छे प्लान के ऊपर विपक्ष की साजिश, इंटरनेशनल हैंड और कैंडिडेट्स को लेकर के जो आपने खुलासे किया, जो जिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से इस योजना को तैयार किया गया, इस पे जो आपने क्लैरिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।